नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संविधान यानी कि पॉलिटी से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन के बारे में, जो लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को विनियमित करने का पहला प्रयास था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनियमन अधिनियम 1773 या रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस तरीके से संविधान सभा आमतौर पर संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर निर्णय लेती थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वसम्मति से। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, सर्वसम्मति से संविधान सभा आमतौर पर संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर क्या डिसीजन लेती थी, मतलब कि सबकी सहमति से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारत में नागरिक के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता? मतलब कि इनमें से कौन सा विकल्प भारत में नागरिक के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए प्रयास करना। ये मूल अधिकार में आता है, अनुच्छेद 17 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का परिणाम था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन करना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का परिणाम था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लोकसभा का कार्यकाल सबसे कम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12वीं लोकसभा का कार्यकाल सबसे कम था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, 12वीं लोकसभा का कार्यकाल सबसे क्या था, कम था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक की नियुक्ति की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 239 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 239। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक न्यायाधिकरण और अनुच्छेद 323 बी मतलब कि अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण को नए भाग 14 ए में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संमति पर ये जोड़े गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने राष्ट्रपति को भारत के संविधान का प्रमाणिक हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का अधिकार दिया है? तो किस संविधान संशोधन ने दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 58वां संविधान संशोधन 1987 के तहत संवैधानिक संशोधन ने राष्ट्रपति को भारत के संविधान का प्रमाणिक हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का अधिकार दिया। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, 58वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार किसे देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार देता है। और भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना भारत के संविधान में संशोधन द्वारा की गई थी? तो किस आयोग की स्थापना की गई थी भारत के संविधान में संशोधन द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अगला क्वेश्चन, संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं जैसे कि सरकार की संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, द्विसदनी केंद्रीय विधायिका और शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत सीधे तौर पर निम्नलिखित से लिए गए हैं। तो किस अधिनियम या रिपोर्ट से लिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। डिटेल में जानते हैं, भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसमें अधिनियमित होने के समय 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। यह संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण जैसी कई महत्वपूर्ण विशेषताओं का स्रोत है भारत शासन अधिनियम।
अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार निम्नलिखित के पास है? मतलब कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के पास है। तो यानी कि किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं? तो संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं, पहली दोहरी कार्यपालिका, तीसरी राजनीतिक समरूपता और चौथी निचले सदन का विघटन। मतलब कि इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डिटेल में जानते हैं। संसदीय शासन प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे कि पहले नंबर पर हो गया दोहरी कार्यपालिका, दूसरे नंबर पर बहुमत दल का शासन, तीसरा सामूहिक उत्तरदायित्व, चौथा राजनीतिक समरूपता और पांचवी दोहरी सदस्यता, छठवीं प्रधानमंत्री का नेतृत्व और सातवीं निचले सदन का विघटन और आठवीं शक्तियों का विलय। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के प्रथम गठन से संबंधित वर्ष कौन सा है? तो राज्यसभा के प्रथम गठन 1952 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा के प्रथम गठन 1952 में हुआ था। डिटेल में जानते हैं। राज्यसभा का गठन पहली बार 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। अनुच्छेद 80 में यह प्रावधान है कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 होनी चाहिए, जिनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो भारतीय संविधान की राज्य सूची में कितने 61 विषय हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 61 विषय। डिटेल में जानते हैं। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय शामिल हैं और मूल रूप से पहले 66 विषय थे, जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, कृषि, कारागार, स्थानीय सरकार, मत्स्य पालन, बाजार, रंगमंच, जुआ आदि। ये सभी राज्य सूची के अंतर्गत आता है, जिन पर राज्य सरकार का नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? यानी कि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल शपथ दिलाता है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। डिटेल में जानते हैं। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य को सदन में अपनी सीट ग्रहण करने से पहले राज्य के राज्यपाल या उनके द्वारा इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेनी और उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका दूसरा कथन सही है और पहला गलत है। तो कोई मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2। डिटेल में जानते हैं। कथन एक गलत है क्योंकि एक मंत्री सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, भले ही वह उसका सदस्य ना हो, लेकिन उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। साथ ही एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अन्य नहीं है, बल्कि किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के साथ समवर्ती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करने का आदेश देता है। अगला क्वेश्चन डिटेल में जानते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अनंत नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के साथ समवर्ती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय में अंतर न्यायालय अपील करने का प्रावधान है? तो किस उच्च न्यायालय में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय में अंतर न्यायालय अपील करने का प्रावधान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। डिटेल में जानते हैं। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के उच्च न्यायालय में अंतर न्यायालय अपील का प्रावधान है जब उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा किसी मामले का निर्णय हो जाता है। यानी कि जब क्या होता है, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा किसी मामले का निर्णय हो जाता है, तो उस निर्णय के विरुद्ध अपील उसी उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना से अलग होने के बाद आंध्र प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो तेलंगाना से अलग होने के बाद आंध्र प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में हुई थी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 2019 में। अगला क्वेश्चन डिटेल में जानते हैं। तेलंगाना से अलग होने के बाद आंध्र प्रदेश राज्य का अलग उच्च न्यायालय हाल ही में वर्ष 2019 में स्थापित किया गया था। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती शहर में इसे स्थापित किया गया था आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को। अगला क्वेश्चन, कौन सा विश्व का पहला सबसे पुराना संघ है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। डिटेल में जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है। इसका गठन 1787 में अमेरिकी क्रांति 1775 से 83 के मध्य चली थी अमेरिकी क्रांति, और इसके बाद ही इसका गठन हुआ था। इसमें मूल रूप से 13 राज्य शामिल थे। इसमें कितने राज्य शामिल थे? तो इसमें 13 राज्य शामिल थे और वर्तमान में 50 राज्य शामिल हैं और इसे संघ का अध्यक्ष माना जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है। इसका गठन 1787 में अमेरिकी क्रांति के बाद हुआ था। इसमें मूल रूप से 13 राज्य शामिल थे और वर्तमान में 50 राज्य शामिल हैं, जिसे क्या माना जाता है? इसे संघ का अध्यक्ष माना जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसने प्रधानमंत्री को राज्य रूपी जहाज के स्टीयरिंग व्हील का संचालक बताया? तो किसने प्रधानमंत्री को राज्य रूपी जहाज के स्टीयरिंग व्हील का संचालक बताया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। रैमजे मुइर ने बताया था कि राज्य रूपी जहाज के स्टीयरिंग व्हील का संचालक प्रधानमंत्री को बताया था रैमजे मुइर ने। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। डिटेल में पढ़ते हैं। रामसे मुइर ने प्रधानमंत्री को राज्य रूपी जहाज के स्टीयरिंग व्हील का संचालक बताया था। एक ब्रिटिश इतिहासकार और विचारक थे। तो रैमसे मुइर क्या थे? एक ब्रिटिश इतिहासकार और विचारक थे जिन्होंने उदारवादी राजनीतिक दर्शन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किसके विकास में? राजनीतिक दर्शन। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद में उपस्थित नहीं हुए? तो भारत के कौन सा प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद में उपस्थित नहीं हुए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद में नहीं आए। डिटेल में जानते हैं। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने कभी लोकसभा में भाग नहीं लिया क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लोकसभा के सत्र शुरू होने से पहले ही अपना समर्थन वापस ले लिया था। क्यों नहीं आए? उसका कारण भी था क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लोकसभा के सत्र शुरू होने से पहले ही अपना समर्थन वापस लिया था, इसलिए नहीं आए थे चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन। वर्तमान में कैबिनेट समितियां कितनी कार्यरत हैं? यानी कि वर्तमान में कितनी कैबिनेट समितियां कार्यरत हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में 8 कैबिनेट समितियां कार्यरत हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन डिटेल में जानते हैं। वर्तमान में 8 कैबिनेट समितियां कार्यरत हैं। वर्ष 1994 में 13 कैबिनेट समितियां थीं, जिनकी संख्या 2013 में घटकर 10 हो गई। यानी कि 1994 में 13 थी, फिर 2013 में 10 रह गई। प्रधानमंत्री समय की आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार इसका गठन करते हैं। अगला क्वेश्चन। लोकसभा में सीटों के आवंटन का मानदंड क्या है? यानी कि लोकसभा में सीटों की संख्या निर्धारित करने का क्या मानदंड है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटों के आवंटन का गठन किया जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डिटेल में जानते हैं। लोकसभा चुनाव के प्रायोजन से प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और आवंटित सीटों की संख्या का अनुपात यथासंभव पूरे राज्य में समान रहे। अगला क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि NJAC अधिनियम को किस वर्ष असंवैधानिक और अमान्य घोषित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर दिया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 2015 में। डिटेल में जानते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में 99 संविधान संशोधन और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC अधिनियम दोनों को असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर दिया था। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? यानी कि यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद कानून बनाती है। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद। अगला क्वेश्चन। कौन न्यायिक सक्रियता का परिणाम है? इनमें से कौन न्यायिक सक्रियता का परिणाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनहित याचिका। यानी कि केवल 2 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। जनहित याचिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यह कथन गरीबी के अधिकारों से संबंधित है। ये भी सही है। और बी,
यह मानता है कि कानूनी सेवाओं का समान बाजार सभी का प्रतिनिधित्व करने में विफल रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों सही हैं ये। डिटेल में जानते हैं। जनहित याचिका की अवधारणा इस तथ्य को स्वीकार करती है कि कानूनी सेवाओं का सामान्य बाजार आबादी के महत्वपूर्ण वर्गों को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने में विफल रहता है। इनमें आमतौर पर गरीब, पर्यावरणविद, उपभोक्ता, नस्ली और जातीय अल्पसंख्यक और कई अन्य लोग शामिल हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन, किन परिस्थितियों में राज्यपाल को किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी विकल्प सही हैं। पहला विकल्प, यह संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है, ये भी सही है। यदि राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है तो राज्यपाल को किसी विधेयक के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना होता है। यदि यह अनुच्छेद 31A के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित है। तो इसके तीनों विकल्प सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। डिटेल में पढ़ते हैं। राज्यपाल को निम्नलिखित परिस्थितियों में विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना होगा। यदि यह संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हो, यानी अल्ट्रा वायर्स हो, और दूसरा यदि वह राजनीति के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विपरीत हो, और तीसरा यदि यह देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो, और चौथा यदि यह गंभीर राष्ट्रीय महत्व का हो, पांचवा यदि यह संविधान के अनुच्छेद 31A के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो, और छठवां यदि कोई विधेयक राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है तो उसे आरक्षित रखना राज्यपाल का कर्तव्य होता है। तो आज के सभी क्वेश्चन समाप्त हुए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।